गाइस, मैं हुस्ना उस्मानी आज आपके क्लास 8, 9 और 10 के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस टॉपिक को लेकर आई हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं आपको बता दूँ ये जो चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है, ये चैप्टर में से आपके 10th क्लास में प्रीलियम से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। प्रीलियम्स बोर्ड एग्जामिनेशन जो होते हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं क्लास 8, 9, 10 सभी बच्चों को एक इक्वल नॉलेज दे सकूं इस चैप्टर के थ्रू, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 8 में भी, क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। मेरे जो सही बच्चे देख रहे हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगी। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल in the movement of India, not only the movement of India but also the freedom of India. मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, अंडरस्टूड। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपनी डिमांड, अपने टॉपिक की डिमांड मेरे इस चैनल पर या मैं आपको जो व्हाट्सएप नंबर दूंगी उस पर आप सेंड कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज और आपके टॉपिक के हिसाब से भी, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आपको के लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के बापू कहलाते, हमारे देश के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी की पढ़ाई जो थी, आपको पता ही है कि वो बैरिस्टर थे। ही वॉज अ बैरिस्टर एंड ही गेन हिज एजुकेशन, द डिग्री ऑफ द लॉ फ्रॉम इंग्लैंड। एंड उसके बाद की जो कहानी है वो ये है कि कहाँ से उनका ये अवेकनिंग स्टार्ट होती है। आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, उनको एक बिजनेसमैन ने कॉल करी, उन्हें बुलाया और वहां पर जब वो पहुंचे तो ये एक फेमस स्टोरी तो आप सभी को पता होगी, किस तरह से उन्हें फर्स्ट कंपार्टमेंट में बैठने से मना कर दिया गया, फिर इसके बाद उनको ट्रेन से उतार दिया गया, ट्रेन से उतार कर प्लेटफॉर्म पे फेंक दिया गया जैसे कोई सामान हो। वहीं से उन्होंने ठाना, उन्होंने सोचा, या हम ये कहें कि उनका जो मूवमेंट का जो कैरियर है, या हम कहें अवेकनिंग है, जो एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिससे उनका नाम महात्मा पड़ा। अगर हम कहें कि ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है तो गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो द discrimination between the black and white was going on there. महात्मा गांधी was affected and he was very hurt. He became very hurt that कि हमें इसको रिमूव करना होगा सोसाइटी से। और आपको मैं ये भी बताती चलूं, वहां पर उन्होंने टॉलेस्टाई नाम का एक आश्रम भी ओपन किया था। 20 या 21 या 22 ईयर्स, कहीं पे 20, कहीं 21, कहीं 22 ईयर्स मिलता है कि उन्होंने वहां पे अपनी लाइफ को स्पेंड किया। वहां वो जेल भी गए। वहीं से उनका जो मूवमेंट वाला, ये सत्याग्रह वाला जो उनका वेपन थे, आपको पता है नॉन वायलेंस और सत्याग्रह उनके देयर आर द टू। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें उनकी, तो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द टू मेन प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी की, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा स्पीड ले रही हूँ, शायद मुझे थोड़ा रुक के बोलना चाहिए। शायद आपको ज्यादा फास्ट लग रही होंगी मैं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम भी फास्ट एकेडमी है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं या कुछ भी। तो मेन पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगी, पढ़ाना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 1915 डेट दी है, ये क्या है। अराइवल इन इंडिया, गांधी जी का जो आगमन होता है साउथ अफ्रीका के बाद इंडिया में, वो है 1915, अराइवल इन इंडिया। इस डेट को याद रखना है। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गांधी जी, इससे पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था इंडिया में। ठीक है, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में मूवमेंट एक छेड़ा और वहां पर जीत भी हासिल करी। काफी हद तक उन्होंने लोगों का सपोर्ट भी, दे गेन द सपोर्ट ऑफ द black people are the Indians in South Africa, and he launched the movements against the discrimination between white and black, and he became like a hero there. Understood? तो अब बात करते हैं कि यहाँ तक तो ठीक है, 1915 में गांधी जी भारत आए, तब तक भारत में गांधी जी को कोई नहीं जानता था। अब गांधी जी की जो इनिशियल मूवमेंट है, देयर आर द 3 इनिशियल मूवमेंट ऑफ गांधी जी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट मूवमेंट की बात करेंगे हम 1917।
इस डेट को भी मैं सर्किल इसलिए कर रही हूँ। और ये चंपारण मूवमेंट, तो अगर हम ये कहें कि गांधी जी का ये फर्स्ट मूवमेंट था तो गलत नहीं कहेंगे। और ये वो मूवमेंट है जिसके जरिए गांधी जी कॉल्ड बापू या गांधी जी एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, हम कह सकते हैं एक आध्यात्मिक सोच की तरफ उनका जो रुझान हुआ वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि चंपारण है कहाँ। चंपारण बिहार में है। तो प्रॉब्लम थी क्या, गांधी जी क्यों पार्टिसिपेट उन्होंने डिसीजन लिया, तो मैं आपको एक नाम बता दूं, राजकुमार शुक्ला। ही वॉज अ पीजेंट, ही वॉज अ इंडिगो पीजेंट। आपको मैं यही बता दूं कि इंडिगो क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये असल में ये जो आपका ये चंपारण मूवमेंट है, बेसिकली इट्स बिलोंग टू द फार्मर्स। किससे बिलोंग करता है? फार्मर से बिलोंग करता है। ये आपको याद रखना है कि ये चंपारण मूवमेंट है ये फार्मर से बिलोंग करता है। तो किसानों ने यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कि उनको दे वर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कल्टीवेट अ पर्टिकुलर हार्वेस्ट विच वी कॉल्ड इंडिगो। इंडिगो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। इंडिगो नील की खेती जिसे कहते हैं। एक्चुअली जो इंडिगो था उसके फ्लावर से नील बनाई जाती थी। नील वो नील जो हमारे सफेद कपड़ों में डाली जाती है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आपको याद रखने वाली चीजें जो होंगी यहाँ पर, वो एक नाम याद रखना होगा, राजकुमार शुक्ला। ठीक है। जब गांधी जी को इनवाइट किया राजकुमार शुक्ला ने, वहां गांधी जी पहुंचे। गांधी जी को इंटरवेंशन के लिए मना किया गया, यानी कि हस्तक्षेप के लिए मना किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन इन दिस मैटर, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट और किसान आपस में इसको सुलझाएंगे। पर गांधी जी को वहां की पब्लिक, वहां के लोगों का, किसानों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला। गांधी जी कोर्ट भी पहुंचे इस समस्या को लेकर, क्योंकि क्या समस्या थी कि किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो एक प्रकार की एक पर्टिकुलर वैरायटी की खेती, इंडिगो की खेती करेंगे। और उसके बाद क्या होता था, जो उनकी जो जमीन थी वो वेस्ट हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, यानी कि उसमें फिर वो हम कह सकते हैं इरोजन, जो एक उपजाऊपन था वो खत्म हो जाता था दूसरी फसलों को उगाने के लिए। तो ये समस्या थी और उनको फोर्स किया जाता था कि कम से कम 3/20, यानी किसानों को अपनी जमीन का 3/20 पार्ट में इंडिगो ही बोना होगा। गांधी जी इस समस्या को कोर्ट तक ले गए, वहां उन्होंने लड़ाई लड़ी, लोगों का साथ मिला और गांधी जी ने वहां पर इस मूवमेंट में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी बात मानने को तैयार हुई। और इस तरह से गांधी जी ने अपने पहले ही मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट में किसानों को जीत दिलाई। इस तरह से वहां से गांधी जी ने एक पॉपुलैरिटी हासिल करना शुरू करी। इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से, तो इसमें मैं आपको दो चीजें आपको सोचने वाली है। तो मैंने आपको चंपारण मूवमेंट के बारे में बताया, उसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ कि ये 1917 से स्टार्ट होता है। यानी अगर 17 अप्रैल 1917 इसकी डेट है, लेकिन डेट के चक्कर में मत जाइए, ज्यादातर आप क्रॉनिकल डेट सन को याद रखिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों में आपको ये इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि अगर हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन करने तो हमेशा अंडरलाइन करें आप अपने किसी पर्टिकुलर नाम को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को, किसी पर्टिकुलर डेट को, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, मैं खुद चेक कर चुकी हूँ, मैं भी कॉपी चेकर हूँ, एग्जाम में कॉपी चेक कर चुकी हूँ। तो हम लोग बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बच्चे को जानकारी होगी, उसके आंसर से ही पता चल जाता है, जहां जहां वो अंडरलाइन करता है। तो मैं आपको ये टेक्निक बताना चाहती हूँ कि कोई किसी भी पर्टिकुलर नाम, प्लेस या डेट को अगर आप मेंशन करेंगे तो आपको प्रॉब्ली नहीं, मस्ट यू गेन मस्ट द फुल मार्क्स इन दैट आंसर, अंडरस्टूड। तो अब आ जाते हैं आपके, ये दूसरा है हमारा 1918। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसमें हम दो क्या नाम है मूवमेंट की बात करेंगे। एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करेंगे, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे। ठीक है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्या है। ये उस वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अहमदाबाद एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेटिव या कमर्शियल प्लेस माना जाता था, और वहां पर बिजनेसमैन ने अपने तमाम तरह के, खास करके उस टाइम पे कॉटन मिल्स ज्यादा थी, कपड़े की मिलें ज्यादा थी उस वक्त पे। तो वहां पर ये मिल थी जहां पर
वर्कर्स ने वहां पर स्ट्राइक करके रखी हुई थी और उन्होंने भी गांधी जी को इनवाइट किया कि गांधी जी आए, उनको सपोर्ट करें, उनको कोऑपरेट करें। गांधी जी वहां पहुंचे। गांधी जी उस वक्त जो ओनर थी अनुसुईया और अनुसुईया साराभाई और उनके ब्रदर, सॉरी इस वक्त मुझे रिकॉल नहीं कर रहे नाम, उनके ब्रदर, वो दोनों भाई बहन ओनर थे इस मिल के। तो गांधी जी से बातचीत हुई। गांधी जी ने उनको बताया कि देखो हम आपस में, अभी तक तो जो हमारा मूवमेंट था, चंपारण मूवमेंट था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। अब हम भी इंडियन, आप भी इंडियन, हमें आपस में उलझना नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उनकी मांग क्या थी, मेन चीज ये कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो मूवमेंट रहा है 1918 में, वो मेन समस्या क्या थी? मेन समस्या ये थी कि सूखा पड़ा था, देयर वर द ड्राउट, फसलें नहीं होगी थी, लोगों के पास पैसा कम था, क्योंकि और जो ओनर्स थे वो भी पूरी तरह से एक प्रॉपर अच्छी बोनस और अच्छी सैलरी देने में उस वक्त दे वर नॉट एबल। तो उन्होंने मांग करी, डिमांड करी वर्कर्स ने कि हाँ हम ऐसे ही, वी आर एक्चुअली ट्रबलिंग इन मेनी काइंड्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, पैराडेमिक प्लेग उस वक्त आया हुआ था और इसी दौरान काफी सूखा भी पड़ा। तो तमाम तरह की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने बोनस को डिडक्ट किया था। तो जो डिमांड थी वर्कर्स थी, उनका कहना था कि हमको 50% बोनस मिलनी चाहिए सैलरी के अकॉर्डिंग, जबकि जो ओनर्स थे उनको सिर्फ 20% देने को तैयार थे। तो गांधी जी ने एक मीडिएटर की भूमिका उसमें निभाई और उनको बताया कि देखिए हम किस तरह से इस समस्या को सुलझा सकते हैं। उन्होंने ओनर्स को और वर्कर्स को दोनों को साथ लिया और उनको समझाया कि हमें 33% पर राजी हो जाना चाहिए। और इस तरह से ओनर और जो वर्कर्स थे उनके बीच ये समझौता किया गया कि हम अपनी स्ट्राइक को खत्म करेंगे 33% बोनस को लेकर। इस तरह से इस समस्या को भी गांधी जी ने हल किया। तो मैं आपको ये एक सीरीज, ये जो 3 इंपॉर्टेंट आपके जो मूवमेंट्स हैं इनिशियल, these movements are very important movements. Why? Because in many times these questions are repeated in the examination, that you have to tell the answer. At least you have to come to know about the place, about the names, about the dates, about the problems and what was the solution. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों है, सबसे पहले तो आपको याद रखना, तीनों में गांधी जी सक्सीडेड हुए थे। गांधी जी या जिनकी भी समस्याएं थी, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे वर्कर्स हो, इन तीनों ही मूवमेंट में सक्सेस हासिल करी थी, जिसकी वजह से हम अगर ये कहें कि यहाँ से ही गांधी जी का बापू कहना शुरू हुआ, यहीं से गांधी जी को उपाधि मिलना स्टार्ट हुई, महात्मा की उपाधि, यानी कि द प्योर सोल। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक समस्या भी इस तरह से समाप्त हुई। चलिए गैस, तो हमारा जो तीसरा मूवमेंट है वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी लॉन्च दिस मूवमेंट फॉर द फार्मर्स इवेंट। अब ये खेड़ा है, जो मैं आपको बता दूं, ये गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है? गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा। ठीक है, और इसमें क्या प्रॉब्लम थी, बस मेन हमको ये समझना है। डेट याद रखनी है 1918। गांधी जी कोऑपरेटेड टू द फार्मर्स। प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम्स थी टैक्स, टैक्स जिसे हम हिंदी में लगान कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लगान वाली समस्या थी कि जब द फार्मर्स वर फेसिंग द ड्रॉट, यानी सूखे का सामना कर रहे हैं हम, प्लेग का सामना कर रहे हैं, फसल हमारी उगी नहीं है, फार्मर्स वर नॉट एबल टू कल्टिवेटेड द हार्वेस्ट प्रॉपरली, एंड द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज आस्किंग फॉर द टैक्सेशन। ठीक है, तो ये जस्टिस नहीं था किसानों के साथ, ये जस्टिस नहीं था कि जब हम कुछ फसल ही नहीं उगा पाए, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है किसानों को, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैसे देंगे, लगान कैसे देंगे, टैक्स कैसे देंगे। तो इसके लिए उन्होंने गांधी जी को, यहाँ पर भी उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने भी यहाँ पर भी एक सत्याग्रह को समझना होगा थोड़ा हमें। सत्य का आग्रह, यानी कि गांधी जी विदाउट एनी वायलेंस, और इसे एक तरह की भूख हड़ताल का भी नाम दिया गया है। पता है कि जब भी अन्न और जल त्याग करते थे, when they left eating or taking or offering the अन्न एंड जल, वाटर एंड फूड, तो उसको भी सत्याग्रह का नाम दिया गया। इसका मतलब ये है कि सत्य के साथ आग्रह करना बिना किसी हिंसा के, दैट इज कि वहां पर भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट से बातचीत करी जाए और वो टैक्स को माफ करें। कि इफ
the farmers were not able to cultivate the harvest to paying the taxes or revenue to the government, then how can they pay the taxes? तो गवर्नमेंट को ये अपनी ये कंडीशन के हर हाल में लगान देना होगा, हर हाल में टैक्स देना होगा, इसको हटाना होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं गांधी जी वर सक्सीडेड। और एक चीज है जो खास है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो बारदोली की आपकी ये महिलाएं थी, बारदोली, इसमें एक खास पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस खेड़ा सत्याग्रह को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया। इन द गाइडेंस ऑफ द गांधी जी ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड टू द खेड़ा फार्मर्स। यहाँ पर जो जीत हासिल हुई, जो हिम्मत दिखाई गई, उसके नतीजे में वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की लेडीज जो थी वहां की, उनको एक उपाधि मिली जिसको हम सरदार कहते हैं। इसीलिए आज तक, पहले उनका नाम सिर्फ वल्लभ भाई पटेल था, बारदोली की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। बहरहाल इस खेड़ा सत्याग्रह में भी एक विक्ट्री हासिल हुई। गांधी जी एंड देयर सपोर्टर्स एंड पीजेंट्स वर गेन द victory against the British government. British government actually agreed for the concession and the revenue and taxes. तो इस तरह से ये जो तीसरा हमारा ये मूवमेंट था, इसमें भी किसानों को और गांधी जी को जीत हासिल हुई। अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट में जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट क्या है, क्यों लगाया गया, और इसकी जो डेट है वो है 1919। जो 1919 डेट है ये बहुत ही फेमस डेट है। क्यों ये डेट फेमस है? क्योंकि इसमें ना सिर्फ रॉलेट एक्ट वाली एक्ट लगाई गई, बल्कि जलियांवाला बाग जो मैसेकेयर था, जो हत्याकांड था, जो हमारे देश का सबसे ज्यादा दुखद और बहुत ही पेनफुल रहा ये हत्याकांड, ये मैसेकेयर, वो घटना भी इसी ईयर में घटती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्यों लगाई गई, ये क्यों इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया, क्या रीजंस थे। अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट चंपारण मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह वर सक्सीडेड बाय द सपोर्टर्स, बाय द गांधी सपोर्टर्स एंड द पब्लिक, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक डर, हम कह सकते हैं, एक डर महसूस हुआ कि अरे ये जो पब्लिक है, ये जो आम जनता है, ये तो नेशनलिस्ट बनती जा रही है, ये तो हमारे अगेंस्ट अब लगातार खड़े होते जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए, इनकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए कुछ करना होगा। तो हम कह सकते हैं कि एनार्कल या रिवोल्यूशनरी जो क्रांतिकारी कहें, उनकी नजर में वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त, उग्रवादी और आतंकवादी थे, यानी टेररिस्ट कहलाते थे, देशद्रोही कहलाते थे, जबकि हमारे देश की नजर में वो देशभक्त थे। तो रिवोल्यूशनरीज के लिए और एनार्की सिस्टम को डैमेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट इम्प्लीमेंट किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एन एक्ट विच वी कॉल द रॉलेट एक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड द रॉलेट एक्ट, ये हमको समझना होगा। सर सिडनी रॉलेट, मैं आपको बता दूं, सर सिडनी रॉलेट, ये नाम आपको याद रखना होगा। सर सिडनी रॉलेट ये नाम है। और एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी एक्ट हैं, जो हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो इतिहास रहा है, उसमें जितने भी एक्ट हैं या जितनी भी कमेटी हैं, सब कमेटी में जो उसका हेड होता था, उसी के नाम पर वो एक्ट या वो कमेटी का नाम रखा जाता था। जैसे रॉलेट एक्ट, तो ये रॉलेट एक्ट जो था, इसमें जो मेन था, उसमें क्या किया गया था, इसको हमें समझना होगा। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा डीप चले जाएंगे, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमेशा आता है, हर एक दूसरे साल जरूर पूछा जाता है। तो रॉलेट एक्ट में मैं आपको बता दूं कि क्यों इसे इम्प्लीमेंट किया गया, रीजन क्या था। देश की गतिविधियों को और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लोग खड़े ना होने पाए, इसके लिए रॉलेट एक्ट बनाया गया। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जो भी सस्पिशन है,
यानी जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं या जो भी देश की आजादी के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनकी सारी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर सेंड किया गया। और एक चीज यहाँ पर मैं लिख दूं आपको कि इसमें एक नारा था जिसको हम कह सकते हैं नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। ये आप समझ लीजिए, ये एक बहुत ही फेमस नारा था। नो अपील, नो वकील, नो दलील। आपको शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जब तक चाहेंगे वो अरेस्ट करके रखेंगे। आप अपना कोई वकील नहीं कर सकते हैं, आपको कोई मुकदमा नहीं चलेगा, तब तक आपसे शक दूर नहीं होगा। आपको बिना किसी सॉलिड प्रूफ के, बिना किसी सॉलिड विटनेस के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके ये कहलाया आपका रॉलेट एक्ट 1919। ये डेट आपको याद रखनी है, 1919। अब इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाने का फैसला किया। ये तो बहुत बुरा है कि कभी भी किसी को कहीं से भी सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है। ये तो बहुत बुरा है, इसके खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए। तो हमको एक डेट और याद रखनी होगी, 6 अप्रैल 1919। ये डेट आपको याद रखनी है, 6 अप्रैल 1919 को। ये डेट मैं आपको क्यों लिखवा रही हूँ 6 अप्रैल 1919? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, 1919। इसमें मैं आपको बता दूं डॉक्टर सत्यपाल, ये नाम भी आपको याद रखने होंगे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। सैफुद्दीन क्यों याद रखने होंगे? क्योंकि ये दोनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। अंडरस्टूड? ये मीटिंग करते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर बहुत ही गलत एक्ट लगाया है, हमें इसके खिलाफ खड़े होने चाहिए। वी हैव टू प्रोटेस्टेड दिस एक्ट। तो इन दोनों को गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। अब हमारा ये जो रॉलेट एक्ट है, अब ये सीधे कहाँ पहुंच रहा है? अब ये हम सीधे इस स्टोरी को बताते बताते सीधे हम पहुंच रहे हैं जलियांवाला बाग मैसेकर में। डेट है आपकी 13 अप्रैल, याद रखना इस डेट को, 13 अप्रैल 1919। डे है आपका बैसाखी का दिन है। किसका दिन है? बैसाखी का दिन है। बैसाखी एक त्योहार होता है जो स्पेशली पंजाबी और सिख लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर सीधे पहुंच जाएंगे जलियांवाला बाग मैसेकर में। होता क्या है कि रॉलेट एक्ट के तहत गांधी जी जो चाहते थे कि ये नॉन वायलेंस, एक हिंसा ना हो, यहाँ पर बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति के साथ पीसफुली हम इसको प्रोटेस्ट करें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दिल्ली में, कलकत्ता में, बॉम्बे में और पंजाब में अलग अलग जगहों पर छुटपुट घटनाएं, एक तरह का एजिटेशन स्टार्ट हो गया। जनता पब्लिक तोड़ फोड़ और ये सब करने लगी। फिर उसके बाद पंजाब में अमृतसर आपको नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये वही जगह है जहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। 13 अप्रैल डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं त्योहार मनाने के लिए। रामनवमी भी आ रहा था, बैसाखी भी आ रहा था। उसमें से 60% लोग त्योहार मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। नाम है जलियांवाला बाग उस जगह का, जो पार्क थी वो जगह, जो आज हमारी एक यादगार बन चुकी है। तो वहां पर लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग उसमें ऐसे भी थे जो एक्टिविस्ट थे, जो क्या नाम है, वहां पर विरोध के लिए भी आए थे गवर्नमेंट की इस डिसीजन को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी का भी विरोध था, रॉलेट एक्ट का भी विरोध था, उसके लिए भी आए थे। गवर्नमेंट ने आपके ये जनरल जो ब्रिगेडियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आर्मी में, उनको वहां पर उन्होंने चूज किया और वहां पर भेजा। एक्चुअली वेंट विद हिज ट्रूप्स जनरल डायर का नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये वो शख्स है जिसने बिना सोचे समझे ही ऑर्डर्ड टू हिज ट्रूप्स फायर्ड ऑन दी इनोसेंट पब्लिक। बच्चे, बूढ़े, जवान, रास्ता एक ही था, एग्जिट को उसने ब्लॉक कर दिया। आने जाने का रास्ता बहुत ही नैरो एक स्ट्रीट थी, वहीं से आना था, जाना था, तो एक ही रास्ता था, वो ब्लॉक कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। और तब तक उसने ऑर्डर दे दिया कि अंधाधुंध फायरिंग कर सकते हैं आप, अंधाधुंध पे कोई भी मरता है मरे, और जब तक आपकी बंदूक की गोलियां खत्म नहीं हो जाती आप फायरिंग बंद नहीं करेंगे।
तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुखद हत्याकांड रहा। इसमें हजारों लोगों की जानें चली गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ में भी मारे गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। यानी कह सकते हैं कि 70% लोग अगर गोलियों से मारे गए तो 30% लोग भगदड़ में, लोगों के दम घुटने से लोगों की जानें चली गई। ये हत्याकांड हमारे देश का सबसे दुखद हत्याकांड था। दिस वाज अ ड्रेडफुल एंड अ हॉरिबल एंड अ वेरी पिटेबल मैसेक्योर वाज एक्चुअली कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। अगर हम ये कहें कि भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे गंदा और सबसे खराब और सबसे घिनौना रूप क्या था, तो हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट को हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो आपका मेरे ख्याल से जो टॉपिक था, इसके बाद मैं आपको बता दूं तमाम तरह की घटनाएं होने लगी। लोग जगह जगह पर ब्रिटिश फैमिली और उनके घरों, उनके अपार्टमेंट्स और जगह जगह लोग जलाने, तोड़ने फोड़ने पर उतर आए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी सख्त क्या नाम है रिसेंटमेंट से काम लिया। उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू करी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे नॉर्थ वेस्ट में एक तरह से एक एजिटेशन स्टार्ट हो गया, एक बहुत बड़ा रिसेंटमेंट स्टार्ट हो गया। लोगों के अंदर गुस्सा, दुख और गुस्से का एक ज्वालामुखी फटना शुरू हो गया। चारों तरफ एक अफरा तफरी सी मच गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनेबल टू एक्चुअली कंट्रोल द सिचुएशन। तो ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया है, ये हम आज यहीं तक रखते हैं। आगे हम अगले वीडियो में इंडिया के तमाम आने वाले जितने भी मूवमेंट्स हैं इस डेट के बाद, उन सबको अच्छे से आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।